तो हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम एक विशेष मेथड का प्रयोग करेंगे जिसे विरोधाभास मेथड कहते हैं। कौन सा? विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब अगर आप किसी बात को सीधे सीधे ना कह पाओ तो उल्टे तरीके से कहो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इनसे कहूँ कि आप तो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? कि ये समझदार है, ये तो मतलब हुआ। तो कभी कभी हम कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हैं, मतलब हम उसका उल्टा बोलते हैं निगेटिव भाषा में। ठीक है, कि आप पढ़ने में बिल्कुल खराब नहीं हो, इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये तो कह नहीं सकते कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, क्योंकि आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा है ना। तो लेकिन हमने कह दिया कि आप पढ़ने में बहुत खराब नहीं हो, इसका मतलब क्या है? बहुत खराब नहीं होगा, क्या मतलब उल्टा? कि आप अच्छे हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक तो ये निगेटिव सेंटेंस आपने पढ़े होंगे। एक ये होता है कि हम एक बात मान के चलें कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। मान लिया हमने कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं और आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट में हमने देखा कि 100 में से लिखे हुए हैं 12 नंबर। क्या हुआ? ये विरोधाभास हुआ कि हम आपको मान के चले थे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और रिपोर्ट कार्ड में आए 100 में से 12 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? विरोधाभास हो गया। इसका मतलब आप पढ़ने में बहुत क्या है? हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आप पढ़ने में बहुत खराब है। इसका उल्टा पक्ष लेके चलते हैं, हम ये मान के चले कि भाई आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं। ठीक, हम ये मान के चले, लेकिन जब रिजल्ट आया तो देखा तो बच्चों के नंबर 100 में से 90, 100 में से 95, 100 में से 99, कुछ बच्चों के 100 में से 100 आ गए। इससे क्या सिद्ध हुआ? जब रिजल्ट हमने देखा तो क्या सिद्ध हुआ? हम तो मान के चले थे कि वो बच्चे पढ़ने में खराब है, लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया। तो इससे क्या पता लगा कि हमारी जो परिकल्पना थी, जो हम सोच रहे थे, वो क्या थी? गलत थी। इसका मतलब आप पढ़ने में खराब नहीं है, कैसे हैं? पढ़ने में अच्छे। तो हमें क्या सिद्ध करना है? वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय की तो परिभाषा यही है कि संख्या परिमेय नहीं है। इसका मतलब अपरिमेय के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन परिमेय के बारे में पूरी जानकारी है। तो हम क्या करेंगे? इस संख्या को अपरिमेय न मान के क्या मान लेंगे? परिमेय। और फिर हम इसके अकॉर्डिंग सवाल को हल करते जाएंगे और थोड़ी देर बाद हमें पता लगेगा कि अरे ये तो झूठ है। और जैसे ही हमें कुछ गलत मिलेगा, असत्य मिलेगा, हम कहेंगे भाई हमारी ये तो एक विरोधाभास है और इस विरोधाभास का कारण क्या है? हमारी परिकल्पना है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, एक ऐसी संख्या हो गई। तो ये विरोधाभास एक तरीका कहलाता है किसी भी चीज को सिद्ध करने का। तो इसका मतलब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? माना, क्या मानेंगे? सबसे पहले वर्गमूल 2 एक कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? परिमेय मान के चले। और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? अगर परिमेय संख्या है तो P बटा Q, ये तो परिमेय संख्या की परिभाषा। इसका मतलब अतः परिमेय वर्गमूल 2 जो है वो किस रूप में होगा? P बटा Q के रूप में होगा, जहां पे Q कैसा होगा? 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं हो सकता। याद रख लीजिए, आपने बहुत संख्याएं देखी होंगी, कभी भी 12/0 या 13/0 लिखा नहीं देखा होगा, क्योंकि 0 से किसी संख्या को भाग नहीं किया जा सकता। ये कहलाती है अपरिमित संख्या। यानी किसी संख्या के ये ऊपर हर है और नीचे क्या है? उल्टा बोल दिया, ऊपर अंश है और नीचे क्या है? ये होती है परिमेय संख्या। तो दुनिया में किसी भी परिमेय संख्या का हर जो है वो शून्य नहीं हो सकता। इसलिए मैंने Q को शून्य के बराबर कह दिया भी ये शून्य नहीं है। इसका मतलब ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। जहां P और Q कैसे हैं? P व Q कैसे हैं? पूर्णांक, साथ साथ। अगर मान लो लिखा है 2/8, इसका मतलब कितना हुआ? काटोगे तो 2 कम 2, 2 चौक 8। ये क्या है? 1/4। ये तो नहीं कट रहा। क्या कट रहा है? नहीं कट रहा। अगर ये P और Q एक दूसरे से कटते तो ये P की जगह कुछ और हो जाता, A हो जाता, या Q किसी की जगह कुछ और हो जाता। तो मुझे एक शब्द और कहना पड़ेगा, जैसे 2 और 8 दोनों 2 से कट रहे हैं, 5 और 15 दोनों किससे कट रहे हैं? 5 से। अरे बात समझ आ रही है? 30 और 12 किससे कट रहे हैं? 2 से। लेकिन 13 और 18 किससे कट रहे हैं? किसी से नहीं कट रहे। 25 और 32, 2 और 9। तो ये जो एक दूसरे में किसी संख्या से नहीं कट रहे, इन्हें कहते हैं परस्पर अभाज्य। क्या कहते हैं इन्हें? परस्पर अभाज्य। इन दोनों के लिए क्या शब्द आएगा? परस्पर अभाज्य। ये कक्षा 5 की बात है।
तो मैं ये मान लेता हूं कि P और Q एक दूसरे में ऐसा भी नहीं किसी से कट जाए। इसका मतलब जहां P और Q परस्पर कैसी संख्या है, अभाज्य और क्या है, पूर्णांक। बात समझ आ गई? अरे यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब वर्गमूल 2 बराबर हो गया P बटे Q, तो तिरछी गुणा कर लो। Q भाग कर रहा है इधर, क्या करेगा, या छोड़ो, दोनों तरफ वर्ग कर लो, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर P बटे Q का। और वर्गमूल 2 का वर्ग कितना होगा, 2, और ये कितना होगा, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। तिरछी गुणा कर लो, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अगर हम ये लिखते हैं 30 बराबर 5 गुणा 6, इसका मतलब क्या है कि 5 30 का क्या है, गुणनखंड है, और 6 30 का क्या है, गुणनखंड है ना। गुणनखंड ही तो किया ये, तो 5 भी 30 का गुणनखंड है और 6 भी 30 का गुणनखंड है। ठीक, ऐसे ही जब मैं लिख रहा हूं 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो यहां से पता लग रहा है कि 2 किसका गुणनखंड है, P स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। और एक प्रमेय है, वो ये कहती है कि P अगर एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, जो मैं मान के चल रहा हूं कि ये परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, तो अगर 2P स्क्वायर का गुणनखंड है तो 2P का भी गुणनखंड होगा। ये एक प्रमेय है जिसके बारे में विस्तार से बात हम नहीं करेंगे। यानी 2 अगर P स्क्वायर का गुणनखंड है, P की घात 2 का गुणनखंड है, तो 2P का भी गुणनखंड होगा। ये बात आप रट लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। और ये वाली बात कहां से आई, 2P का गुणनखंड होगा, क्योंकि P की घात 2 बराबर है 2 गुणा Q स्क्वायर। ठीक है, चलो, अगर 2P का गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ, सम संख्याएं क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाती है। 2 4 6 8 10 12, यानी दुनिया की हर संख्या जिसका गुणनखंड 2 है वो कैसी संख्या होगी, और 2 किसका गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब P कैसी संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। अतः P कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। और अगर P एक सम संख्या है, इसका मतलब P को हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणा C, जहां C कोई, भाई हमें तो नहीं पता ना P क्या है, नहीं पता ना, लेकिन इतना पता है कि P जो है वो एक सम संख्या है। इसका मतलब P के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा कुछ आएंगे। कुछ क्या होगा, जब हमें P के बारे में नहीं पता तो कुछ के बारे में क्या पता है, उसको C मान लिया। गणित में तो मान लेते हैं ना, इसका नहीं पता होता, तो हमने क्या मान लिया इसको, 2 गुणा C। इसका मतलब क्या हुआ कि P का मान कितना हो गया, 2 गुणा C। ये जो समीकरण 1 है, यहां पर ये वाला मान उठाकर रखो, तो P का मान समीकरण 1 में रखने, जब P का मान समीकरण 1 में रखोगे तो आपके पास में 2Q स्क्वायर और P की जगह कितना रख दोगे, 2 गुणा C। ये कितना हो गया, 4 गुणा C का वर्ग बराबर 2Q का वर्ग। 2 गुणा कर रहा है तो क्या करेगा, 4, और 2 संख्याओं के बीच में अगर एक चर है और एक अचर है, 4 अचर होता है और ये C चर है, इनके बीच में गुणा का निशान नहीं भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 गुणा कर रहा है तो जाकर भाग करेगा, Q स्क्वायर बराबर 2C। अब फिर से वही बात आ गई जो यहाँ पे आई थी, जैसे P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर आया था, वैसे ही Q स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2C के। यहाँ से क्या पता लगा, अतः 2 जो है वो किसका गुणनखंड है, Q स्क्वायर का गुणनखंड है। यहाँ से पता लगा कि 2 किसका गुणनखंड होगा, जब Q की घात 2 का गुणनखंड है तो 2Q का भी क्या होगा,
तो बहुत गलत बात है भाई। जब हमने ये कह दिया कि पी और क्यू कैसे थे, परस्पर, यानी दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों का गुणनखंड एक साथ हो। और हम यहाँ देख रहे हैं कि 2p का भी गुणनखंड है और 2 किसका गुणनखंड है। इससे क्या पता लगा कि 2p और q दोनों का गुणनखंड है, परंतु p और q कैसी संख्या थी। लेकिन जब 2p और q दोनों का गुणनखंड हुआ तो p और q परस्पर अभाज्य कहाँ रही, नहीं रही ना। इसका मतलब कहाँ पहुंच गए हम, एक विरोधाभास पे। हम तो मान के चले थे परिमेय है और p और q दोनों कैसी संख्याएं हैं, परस्पर अभाज्य। लेकिन जब ये मान के चले तो p और q तो परस्पर अभाज्य नहीं निकली, क्योंकि p और q में दोनों का गुणनखंड कौन निकला, 2। ऐसा हो नहीं सकता। ये तो एक क्या आ गया निकल के, विरोधाभास। तो आप लिखेंगे यहां से पता लगा हमें कि 2p तथा q का क्या है, गुणनखंड है। जो इस बात का विरोधाभास है, जो p तथा q के परस्पर अभाज्य होने का क्या है, ये जब घर पे कई बार पढ़ोगे तो समझ में आएगी, लेकिन समझ में आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी चीज इसके अंदर नहीं हो रही। ठीक है। अब जब 2p और q दोनों का गुणनखंड हो गया तो इसका मतलब p और q परस्पर अभाज्य थे। ठीक है। लेकिन 2p और q का गुणनखंड है, इसका मतलब p और q परस्पर अभाज्य नहीं है। जो इस बात का विरोधाभास है, किस बात का, जो p और q के परस्पर अभाज्य होने का क्या है, विरोधाभास। इस विरोधाभास का कारण क्या है, इस विरोधाभास का कारण बताओ क्या है इसका कारण। हमारी जो हमने परिकल्पना की थी, परिकल्पना समझते हो, नहीं समझते। परिकल्पना जो हम सोचते हैं, कल्पना नाम की लड़की है कोई यहाँ पर, नहीं है। कल्पना मतलब होता है इमेजिनेशन। जैसे बैठे बैठे हम सोच रहे हैं कि मम्मी ने क्या बनाया होगा, अरहर की दाल चावल बने होंगे, घर जाकर रोटी मिलेगी एकदम गरम गरम, कि ठंडी मिलेगी, है ना, कि दही रखा मिलेगा, या छोटा भाई खा जाएगा या बड़ा भाई खा जाएगा। ये सब क्या होती हैं, परिकल्पना। ठीक है। हमने यहाँ परिकल्पना बना ली कि p और q परस्पर कैसे हैं, अभाज्य हैं। हमारी परिकल्पना तो गलत निकली, क्योंकि p और q अभाज्य नहीं थे। इसका मतलब इस विरोधाभास का कारण क्या थी, हमारी यानी हमारी परिकल्पना ही गलत है। अतः हमारी परिकल्पना कैसी है, गलत है। सारा ध्यान पढ़ाई पे लगाओ, खाने पे नहीं। और क्या थी हमारी परिकल्पना, यही तो माना था। क्या माना था, वर्गमूल 2 1, वो परिकल्पना निकली गलत। इसका मतलब वर्गमूल 2 कैसी संख्या हो गई, बस ये लिखना है। वर्गमूल 2 1 अपरिमेय संख्या है। इसी के आधार पर आपका होमवर्क जो होगा वो होगा, सिद्ध करो कि वर्गमूल 3 1 अपरिमेय संख्या है। अगला होमवर्क होगा, सिद्ध करो कि वर्गमूल 5 1 अपरिमेय है। फटाफट उतार लीजिए और ये 2 सवाल घर से करके लाएंगे। अब मान लो हमने कहा वर्गमूल 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। यहाँ कितना आएगा, 3। यहाँ कितना आएगा, 3। यहाँ कितना आ जाएगा, 3। फिर ये 3 p का गुणनखंड है, 3 p का गुणनखंड है, तो p किसके बराबर आएगा। अब यहाँ सम संख्या नहीं, तो आप ऐसा करो, इस वाली लाइन को हटा दो, सम संख्या को, क्योंकि इसको हटा दो। अतः क्योंकि ऐसा ना 3 गुणा कोई संख्या तो सम संख्या नहीं होगी ना। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हम खाली बस यहाँ संख्या बदलें और हमारे जो सवाल है उसमें हम 3 आ रहा 3 लिख दें, 5 आ रहा तो 5। तो आपके पास p बराबर कितना आ जाएगा, 3c, सम संख्या वाला वर्ग तो हट गया। फिर कितना आएगा, p का मान समीकरण 1 में रखने पर
यहाँ 3 रखोगे, यहाँ 3 होगा, या 9 हो जाएगा, 3 3 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3c। सेम केस आपका चलता रहेगा, सेम कहानी, सेम शब्द, कहीं कोई परिवर्तन नहीं, केवल 2 की जगह 3, 3 की जगह 5, 5 की जगह 7। फटाफट